हूँ कमर चीमा, और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, 2 3 4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो दिवाली है, सबको होली दिवाली होली मुबारक। ओ सॉरी, होली, सॉरी मेरे मुंह से जो वो दिवाली निकल गया, होली। और सबको जो है वो होली मुबारक। एंड तार साहब, 2 3 और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो लाहौर में बड़ा प्रेस्टिजियस एचिसन कॉलेज है तार साहब, जिसमें पाकिस्तान की एलीट जो रूल करती है पाकिस्तान को, जिसमें इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आज़म हैं वहाँ पे पढ़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नवाब और जागीरदार वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया, कहते हैं मेरे से जो है वो ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें कराई जा रही हैं। तीसरा तार साहब, वो डार साहब कह रहे हैं कि इंडिया से कारोबार करना है, अब हमारा कारोबार का दिल कर पड़ा है। पहले हमारा दिल था लड़ाई करने का, हम दोपहर को खड़े हो जाते थे इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे और इंडिया को गालियां निकालते थे। अब हमें नहीं, अब हमसे कारोबार करना है। ताड़ साहब, ये इंडिया एड्डा ही वेला है, इंडिया को क्यों नहीं रीड कर रहे? जरा इसको भी बात बताएं। ये हमारी, ये क्या जिसे कहते हैं ना कि रात को कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं। हम क्यों इसको रीड नहीं कर पा रहे कि इंडिया के अंदर क्या तब्दीलियां आ गई हैं, वो क्या सोच रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं इस वक्त? या ये समझते हैं कि ये वही इंडिया 80s 90s वाला? ताड़ साहब, जरा इस पे कमेंट करें, ये दिवाली एचिसन एंड इंडिया पे और होली एचिसन एंड इंडिया पे। चीमा साहब, देखने वालों को सबसे पहले तो हैप्पीएस्ट होली। और मैं बल्कि आपको पता है कि चीमा साहब गाहे बगाहे जब भी किसी चीज को सेलिब्रेट करता हूँ, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, उस पर रिसर्च भी काफी करता हूँ। मुझे शौक भी है, मेरे दोस्त भी हैं। कल मैंने होली के एक इवेंट में आई वाज अ स्पीकर। अब उसमें मैं जो चीमा साहब शेयर करना चाहूंगा, खासकर इस होली के हवाले से, जो कल मुझे पढ़ने का मौका मिला। एक तो ये होलिका के नाम से, इसको एक देवी थी होलिका, उसके नाम से। फिर उसके बाद राधा शंकर, दो इसमें दूसरे डीएटीज हैं। और फेस्टिवल ऑफ कलर्स और स्प्रिंग को खासकर सेलिब्रेट करने के लिए ये सारा जो है वो स्प्रिंग को वेलकम किया जाता है। और जो मैं कल और सरप्राइज था कई चीजों में चीमा साहब, कि होली को ना सिर्फ हमारे हिंदू जो बरादरी है वो सेलिब्रेट करती है, बल्कि इसको दूसरे मुगल भी लाल किले के अंदर इसको सेलिब्रेट करते रहे। और इसका नाम ईद उल गुलाबी रखा गया था, ईद उल गुलाबी। और उसके बाद इसमें और जो मैंने देखा है, आप पाशी और इस तरह की चीजें भी थी। लेकिन हमारे जो भाईजान औरंगजेब साहब थे, जो कि जरा थोड़े पोर्ट्रे करते थे कि इज बेटर मुस्लिम और ही इज बेटर देन एनीथिंग एल्स, उन्होंने 1665 में एक फरमान जारी करके इस पे पाबंदी लगा दी थी। फिर जब वो फौत हो गए तो बहादुर शाह जफर के दौर में उन्होंने दोबारा इसको रिस्टोर किया, और बल्कि इसके बारे में शेर और शायरी भी की उन्होंने। उसके बाद मैं और जब पढ़ रहा था इसके बारे में, तो और दूसरी जो बरादरियां इसको जैन भी सेलिब्रेट करते हैं, सिख भी सेलिब्रेट करते हैं होली मोहल्ला के नाम से, और अपने मार्शल आर्ट्स की एग्जीबिशन करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, दूसरी चीजें। और मैं जो एक खास आखिरी चीज इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, कि जो क्योंकि माजी के अंदर जब हिस्ट्री में कलर नहीं होते थे, आर्टिफिशियल कलर तो अब बने, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कलर है, उससे पहले रंग कहाँ से लिए जाते थे? दैट वाज अ फैसिनेटिंग व्हेन आई वाज लर्निंग अबाउट इट। तो उसमें मैं हैरान था कि ग्रीन कलर जो है वो मेहंदी से मेहंदी के पत्तों से लिया जाता था। येलो कलर जो था वो हल्दी से लिया जाता था, और चिक पीस जो है उनसे येलो कलर बनाया जाता था। उसका ब्लू कलर को ग्रेप्स और बेरीज से बनाया जाता था। पर्पल जो है वो चुकंदर से, बीट रूट से बनाया जाता था। ब्राउन जो था उसको टी लीव्स से बनाया जाता था, और जो काला रंग था वो आंवले के पत्तों से बनाया जाता था। दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी एज वेल। ये मैं शेयर करना चाह रहा था। और चीमा साहब, खासकर आज आपने जो मेरी जो शुरू किया है, मेरी दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया है वो इस तरीके से। एचिसन इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन। 1883 में बनाया गया था और 5 कॉलेज बनाए गए थे इसके साथ। चीमा साहब, सिर्फ ब्रिटिश एजेंट जो उनके थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था। और आज भी ब्रिटिश एजेंट और आज भी यहां बैठ के ब्रिटिश एजेंट तैयार किए जाते हैं। आज मुझे इसमें जो 2 पर्सनैलिटीज हैं बहुत याद आई।
जब एचिसन की ये बात सुनी तो दो, मुझे सबसे पहले तो विंस्टन चर्चिल याद आया। उसने कहा था ये कौम अभी अपने आप को गवर्न करने की सलाहियत नहीं रखती, 50 साल अभी मजीद इनको बड़ी आसानी से रूल किया जा सकता है। मेरा ख्याल पाकिस्तान पे तो बिल्कुल फिट पड़ता है। आज भी आप ब्रिटिश एजेंटों के जरिए चल रहे हैं। यू आर स्टिल ब्रिटिश एजेंट। एचिसन कॉलेज ब्रिटिश एजेंट पैदा कर रहा है। इमरान खान भी वही है, ब्रिटिश एजेंट ही है। ऑक्सफोर्ड पढ़ता रहा है, मैकियावेली को फॉलो करता है, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आज पूरे पाकिस्तान को उसने शुभ शुभ पाकिस्तान बना दिया। शुभ मंत्र कर रहा है, जादू कर रहा है, काले जादू से एटॉमिक पावर को चला रहा है, बकरों से चला रहा है। तो ये ब्रिटिश एजेंटी ही कर रहे हैं सारे। दूसरे मैंने आपको कहा था सीएसएस के अफसरान, जूनियर ब्रिटिश एजेंट्स, वो तैयार हो रहे हैं एचिसन से। मुझे दुख हुआ आज, मुझे सबसे पहले तो विंस्टन चर्चिल याद आया। दूसरा लफ्ज जो मुझे याद, दूसरा शख्स मेरे दिल में आ जाया जो जहन में, वो लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान गनी थे, जो कोर कमांडर थे कि जिन्होंने पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को कहा था कि अंदर आ जाओ भाई, आओ बैठो चाय शाय पियो। उसकी रिश्तेदारियां आज नजर आई हैं, किस तरीके से उस बंदे की चीफ जस्टिस के साथ बंदयाल से भी रिश्तेदारी थी, फिर उसका एक एलडीए का करप्ट अफसर था उसके साथ भी रिश्तेदारी थी। और फिर मैंने इस केस को पूरा आज पढ़ा है कि ये केस एक दिन का नहीं है। आज सारी अखबारें, सारे चैनल आप इस पे तबसरे कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं। लोगों ने आहद चीमा का भी आज लिया है, कमेंट लिए। उसने कहा जी परमानेंट हम बनाना चाहते थे कि बच्चों को छुट्टियां दी जाएं, सीएसएस अफसरान के बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए परमानेंट पॉलिसी हम चाहते थे, अब उन्होंने बना दी है 3 साल की छुट्टी। चीमा साहब 2022 से ये केस शुरू हुआ था। चीमा साहब की मिसेज भी सीएसएस अफसर है, जो कि कानून मोरालिटी से अबव है। उन पे किसी कानून, किसी पॉलिसी का इतलाक उन पे नहीं होता। तो आज एक बेहतरीन मिसाल है, पाकिस्तान की तबाही के सारी वजूहात इस केस के अंदर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान गनी के कनेक्शन और उसकी फैमिली और सारी जो शादियां, मैं हमेशा ये कहता हूं चौधरी साहब, ये गेम साले और बैनोई की गेम है। ये पाकिस्तान की तबाही सालियां ते भड़ूजिया ने लियांदी जे, घेरे पा लेन पाकिस्तान, डीप रूटेड कैंसर इन पाकिस्तान। पता नहीं अब ये कैंसर का इलाज इस वक्त हमारे मिलिट्री चीफ के पास ये है या नहीं है, सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते वो, या इसमें काजी फैज साहब उतने बेहतरीन ट्रेंड सर्जन हैं या नहीं है, ये मैं इस चीज का नहीं कह सकता। लेकिन ये दो पर्सनैलिटीज इस वक्त पाकिस्तान में अगर इस चीज का इलाज करने की सलाहियत रखते हैं, सिर्फ ये दो शख्स है। दूसरे सब के सब जो है, ना तो उनके पास पावर है ना विल है, और वो इस कैंसर का हिस्सा है, इस बीमारी का हिस्सा है वो। तीसरा, मुझे आज शर्मिंदगी हुई है, आज खासकर, मैंने इस चीज का नाम नहीं लेना था, नाउजुबिल्लाह, मुझे लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है। मैं इसमें हमारे गवर्नर साहब बलीगुर रहमान साहब ने दाढ़ी तो नहीं रखी। मैं इसको लाना नहीं चाह रहा था, मैं मजबूर हो गया हूं इस चीज पे कि उन्होंने अपनी अपीयरेंस ऐसे बना रखी है, दाढ़ी तो नहीं मुछा निकियां। उन्होंने आज ना सिर्फ पाकिस्तान को नंगा किया है, इस ब्रिटिश कॉलोनी को आज उन्होंने नंगा किया है, उन्होंने इस्लाम को भी नंगा कर दिया। कोई मेरे जैसा होंदा ना बंदा, कोई लादीन किस्म का, कोई फंडर किस्म मेरे आरदा होंदा ते इस तरह की वारदात कर जांदा ते खैर सी, धुनी ते दाढ़ी दी भी बेइज्जती की उन्होंने। आज आप इस केस ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। सीनियर ब्रिटिश एजेंट, लैंडलॉर्ड्स, जूनियर ब्रिटिश एजेंट, दोनों के दोनों नंगे हैं चीमा साहब। तीसरा, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आहद चीमा साहब का, क्योंकि कैबिनेट में है, मैं पिछले 4-5 सेगमेंट में कई जगह पे कह चुका हूं, मैं भी माफी मांगता हूं पाकिस्तान से और कौम से। मैं आहद चीमा साहब की तारीफें भी मैंने की हैं। मैं इनको देखता रहा हूं कि जब इन्होंने पीटीआई दौर के अंदर ये इनके बारे में था कि ये बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कितने ईमानदार हैं, ये क्या, मैं बड़ा फैन था इनका। आज बहसीते पंजाबी और जट भी शर्मिंदा हूं, और लानत है ऐसे सीएसएस और तालीम पे कि जब दिस इज व्हाट यू डू एंड मैनिपुलेट योर ओन मदरलैंड, मैनिपुलेट। शर्मिंदा चीमा साहब, मैं सख्त शर्मिंदा हूं। और मैं, आपको पता है, बड़ा पुरुमीद था इस 19 मेंबरी कैबिनेट से, औरंगजेब साहब से। मैं चाहता था कि टाइम दिया जाए। आज चीमा साहब को या रिजाइन करना चाहिए या फिर उसके बाद एचिसन को या बंद कर दे। माइकल थॉमसन नंगा कर गया पूरे पाकिस्तान को। आफरीन है माइकल थॉमसन, तुम ऑस्ट्रेलियन हो, क्रिश्चियन हो, तुमने कंप्रोमाइज नहीं किया इस ब्यूरोक्रेसी, इन ब्रिटिश एजेंटों के सामने तुम नहीं लेटे। माइकल थॉमसन
प्रिंसिपल ऑफ एचिसन, यू आर माई हीरो टुडे। ताड़ साहब मजे की बात बताऊं कि चीमा साहब जो हैं वो तो बड़े कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो तो इतने ताकतवर हैं तारड़ साहब कि वो पिछली हुकूमत में भी थे, इनको रिजाइन करवाया गया, वो पिछली पीडीएम 1 का हिस्सा थे, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे ताड़ साहब, फिर जैसे नई हुकूमत बनी उसका भी हिस्सा है, पता नहीं उनके पास क्या गिदड़ सिंगी है। मैं आपके सामने एक और बात शेयर करना चाहता हूँ एचिसन की। ताड़ साहब जो एचिसन कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं तो वहां लिखा हुआ है ऑल बॉयज एजुकेशन मीन्स एचिसन, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ सिंगल सेक्स एजुकेशन फॉर बॉयज। मतलब ये कहा जाता है पाकिस्तान का वाहिद एलीट स्कूल है जिसके अंदर लड़कियां नहीं पढ़ती, सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। कोई आज तक टॉप नॉच साइंटिस्ट यहाँ नहीं हुआ, कोई टेक इंजीनियर नहीं हुआ। कहा जाता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट वहां से निकले हैं। क्वेश्चन ये है कि ताड़ साहब इस तरह के कॉलेज देते क्या है अगर वो साइंटिस्ट नहीं बना सके, वो इंजीनियर नहीं बना सके, और ये सिंगल सेक्स एजुकेशन, मतलब ये एक डिफरेंट चीज है कि जिसकी बुनियाद में आपने को एजुकेशन नहीं है, वो कैसा एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है? मतलब ये भी एक इसकी शॉर्टकमिंग समझी जा रही है ताड़ साहब। चीमा साहब, अभी मैंने सिविल अवार्ड्स जिसके अंदर जो वहां पे मजाक हुआ है, मैं उन जख्मों से अभी उस चोट से अभी मैं अभी उठा नहीं था जो ये थप्पड़ इन्होंने मुझे दूसरा मारा है। इस पाकिस्तान, मुझे रोजाना पाकिस्तान थप्पड़ मारता है। मैं अभी सिविलियन अवार्ड की लिस्टों पे जख्मी था, आज भी अभी जख्मी था मैं। अभी मैं उसी की पट्टियां कर रहा था कि इन्होंने दूसरा थप्पड़ मारा है। वो अपने माइकल थॉमसन लेटर के अंदर लिख गया सियासत और नेपोटिज्म, और ये पाकिस्तान की बोन मैरो में घुस चुका है, सियासत और नेपोटिज्म, करप्शन। और मैं आज मैं सख्त आज मैं दुखी हूं, जख्मी हूं कि मेरे मादरे मिल्लत के कपड़े आज एक माइकल थॉमसन हीरो ऑस्ट्रेलियन आया है, क्रिश्चियन है, एड्डा दाढ़ रखे आगे, जिन्हें लेटर लिखा एड्डा दाढ़ा, उस मेरी तुनी ते दाढ़ी होती, और उसने जो लेटर लिखा है और उसमें उसने कहा कि उसने इल्जाम लगाया ये 100 छुट्टियां साल में लेता है। अब कट देना सी ना यार, इनू 100 छुट्टियां लेंदा सी माइकल थॉमसन, ते कट देना सी, पहले उन्हें कट देना सी, क्यों नहीं कटिया उस वे तुम भी। मजे की बात है, बोर्ड ऑफ गवर्नर से सारे ਉਹਦੇ सुने नून लीग के बंदे इन्होंने पा लए, इन्होंने फ्रॉड कर रहे हैं। और एक और चीमा साहब, मैं बड़े बड़े जाहिल और बदतमीज लोग भी पढ़े जे इथों वेखे ने, इथों पढ़े अवारा लोग भी बड़े वेखे इस एचिसन से पढ़े हुए, कोई गारंटी नहीं है। और आज चीमा साहब मेरी नजर में मुझे सख्त शर्मिंदगी आज इस बात पे कि ही इज चीमा एट द सेम टाइम, ही इज अ चीमा एट द सेम टाइम। चलो चीमा साहब कोई नहीं, ऐसी बात। ये एक और मैं बात बता दूं चीमा साहब, ताकत की बात कर रहे हैं ना आज चीमा साहब, यहां पे बड़े बड़े ताकतवर इस पाकिस्तान के अंदर आए हैं, खुदाई दावे करने वाले, और मैं वेख लांगा, मैं इंज कर लांगा, वो कर लांगा। ये चीमा साहब घंटियां दे दिहाड़ियां दी गेम जे, इट्स अ लैंड ऑफ अनप्रडिक्टेबल, इत्थे कख नहीं जे पॉसिबल। ताकत खुदा दी सिर्फ मैं समझना, लेकिन ये कि आज मुझे सख्त दुख हुआ है। और इनकी बीवी और सारे लेटर और तमाशे, या तो आज चीमा साहब को शाम को रिजाइन करना चाहिए इनको, या फिर एक कमेटी बना के कौम के सामने रखें सारे ये किस तरह नंगे हैं। माइकल थॉमसन को उसका हेड बनाए, उसको बताएं, उसको जिससे पूरा वो जो बुलीगुर रहमान साहब उससे रैकेट मंगाते रहे हैं, वो खड़ा रहा, वो नहीं रैकेट देता रहा इनको। इन्होंने पंजाब हाउस, गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग्स बुलाई हैं उसकी, जिसमें वो पेश नहीं हुआ। माइकल थॉमसन, यू आर माई हीरो, तुमने बड़ा सही किया, तुम खड़े रहे हो, क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, तुम्हारे अंदर वैल्यूज है, तुम्हारी मां ने तुम्हें पैदा करके वैल्यूज दी हैं। और शोधे जेडे मेरा मकसद है, शोधे ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, I'm shocked। चलो, लेकिन चीमा साहब मैं थप्पड़ इन्होंने मारा, मैं तकलीफ वाशिंगटन डीसी में तकलीफ पहुंची सी। चलो बिल्कुल सही कहे ताड़ साहब। वो डार साहब का क्या कर रहे हैं? डार साहब जो ने वो कहने और डार साहब ने देखो चीमा साहब, ना देखो ये मजाक कर रहे हैं, उनका भी मजाक है चीमा साहब। वो किस तरीके से कहते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन चाहते हैं भारत से हम ट्रेड करें। अच्छा जी, आप क्या चाहते हैं? इधर ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं? आपके चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं ये पूछना चाहूंगा। वो इल्जाम आपसे बार बार आप पे लगाते हैं, इल्जाम के यू आर इन्वॉल्व्ड इन दहशतगर्दी और टेररिज्म, उसको आपने सॉल्व करने के लिए क्या लिया? आपने उनको एतमाद में लेने के लिए क्या किया है? कोई स्टेप उठाया आपने वो जो हमारे हाफिज साहब है उनके बारे में उनको क्लैरिफिकेशन की है, सबसे बड़ा उनको इतराज उस पे है। आपके कहने से क्या होता है? दूसरी एक बात है, इनको पता नहीं ना, इनको मेरा ख्याल है दादो शुमार नहीं देखते। 8.4% पे उनकी ग्रोथ चल रही है इस वक्त। और तीसरी बात उनकी देखें, अगलों ने जाके रेड सी से अपने उठा के ले आए हैं जो कजाक हैं, और उनको ट्रायल कर रहे हैं अगले इंडिया के अंदर। इस वक्त अमेरिकन शिप कैरियर से ज्यादा इंडियन शिप कैरियर रेड सी के अंदर है।
इनके कहने से क्या होता है? और ये तो कैरी ऑन बैग के साथ आते हैं, लंदन से लंदन वापस चले जाएंगे। इनके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? इनके कहने ना कहने, इनकी तो इन्होंने किसी के कहने पे कह दिया होगा। मैं तो अभी चीमा साहब अगले दिन अमृतसर से आया हूं, वहां से भी इंटरेस्ट मौजूद है, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके साथ ये टेररिज्म के हवाले से उनको इत्माद में नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज की बात है, डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट है, सिंगापुर गए हैं वो दौरे पर, वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दी है टेररिज्म के हवाले से, मॉस्को के हवाले से। और स्टेटमेंट उनकी यही क्या, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट regardless what language he speaks. It's not an excuse. वो इन्होंने इशारा दर हकीकत अगर सोचा जाए तो अच्छे तालिबान बुरे तालिबान की तरफ भी दिया है उन्होंने, लेकिन इट इज एन इशू। और इस इशू में देखेंगे, क्योंकि आईसिस के ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और आईसिस के कौन है? आईसिस खुरासान है, जो आपके बैकयार्ड में है, आपके बैकयार्ड में। और रशिया विल रिटेलिएट, ये भी मैं बता रहा हूं। उसकी वजह ये है, 88% वोट लेके जीता पुतिन। वो अभी तक अपने नशे में चूर है, उसका जवाब देगा वो। कौम उसके साथ है, नेशनलिस्ट है, कौम परस्त है वो, उसका जवाब देगा जवाब वो। और उसने दर हकीकत, मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक टू मॉस्को, टू रशिया। उसमें चीमा साहब आज मैं बल्कि आपको कुछ नई चीजें भी बताना चाहूंगा, वेस्टर्न किस तरह बिहेव कर रहे हैं, शॉक्ड। डीडब्ल्यू ने कहा है कि उन लोगों के चेहरों के ऊपर सुरख निशान थे, उनको थप्पड़ मार मार के यहां लाया गया। नहीं, फुल पा के ले होंगे ना उन्होंने। वो 4 जो टेररिस्ट लाए हैं, वो जिनके ऊपर चार्जेस हैं, कहते हैं उनको पट्टियां लगी थी, उनकी आंखें सुरख थी, और एक जो वो बेहोश हुआ था। नहीं, फुल पा के ले होंगे ना उन्होंने, ताड़ियां मार दे नचदे उथे आले दुआले। 137 बंदा मर चुका है चीमा साहब, 137 हैव बीन किल्ड। और जाती दफा बारबेरियनिज्म की इंतहा की है उन्होंने, कि आग लगा के आए हैं ताकि यह जिंदा यहां से कोई बच के ना निकल सके। जाती दफा आग लगाई है उन्होंने उसको, जो क्राकस सिटी हॉल था उसको उन्होंने आग लगाई उसके बाद। तो चीमा साहब इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसकी वजह यह है, 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि इसके बारे में। मैं तो आपको पता है चीमा साहब, मैं तो इस पे मुसलसल देखता हूं इंटरनेशनल मीडिया इस पे किस तरह बिहेव करता है। इस वक्त रशिया के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, बड़ी खतरनाक आवाजें, वो क्या है? एक तो वो हैरान है इस चीज के ऊपर कि हमला होता गया है तो फौरी ही अमेरिका ने यूक्रेन को डिफेंड क्यों किया है। व्हाई दे वर सो श्योर कि यूक्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, हाउ दे वर सो श्योर। और उसके बाद मिस्टर कर्बी की जो स्टेटमेंट आई से 2 हफ्ता पहले आई थी, उस पर भी वो उनको क्वेश्चन मार्क है। आवाजें पहले मैं आपको मैं इसके साथ रेफरेंस के साथ एक चीज बताना चाहूंगा चीमा साहब। जब पुतिन साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी थी तो उसके अंदर उन्होंने इंकिशाफ किया था कि हमें यूक्रेन के अंदर से फ्रेंच स्पीकिंग और ब्रिटिश स्पीकिंग एक्सेंट की हमने चैटर सुने हैं। इट मींस कि नेटो सोल्जर्स आर ऑलरेडी फाइटिंग इन यूक्रेन, ये उनकी विक्ट्री स्पीच में था। तो ये जो अब अटैक किया गया है, दे आर कंटिन्यूसली पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स 2 कंट्रीज, यूएस एंड इजराइल। और जिस तरीके से मेरे यहां पे कभी जब ये अमेरिका ताकतवर था, तो यहां पे जॉर्ज बुश जूनियर ने प्रीएम्प्टिव अटैक और पेट्रियट एक्ट का यहां पे जो फैसला कर लिया था कि प्रीएम्प्टिव, यू आर नॉट द ओनली नेशन इन द फ्यूचर विल डू द प्रीएम्प्टिव अटैक्स, दे हैव राइट्स टू डू एट द सेम टाइम मिस्टर अंकल सैम। अब चाइना उनके साथ है, और जो आपकी सैंक्शंस फेल हुई हैं उस पे चाइना ने रशिया ने बहुत पैसा बनाया, उनके पास बहुत पैसा है इस वक्त। रूबल वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी लास्ट ईयर। तो इनके पास इस वक्त यहां पे क्या है चीमा साहब? यहां इनके पास इस वक्त स्वाय नाकामियां, शर्मिंदगी, डीमोरलाइज पुलिस, डीमोरलाइज्ड आर्मी और डीमोरलाइज हैफ अमेरिका के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब इस वक्त दिस इज मेरे ख्याल में द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी सीवियर। रशिया विल रिटेलिएट। मैं बता रहा हूं, 2 अटैक तो उन्होंने कीव पे किए, उन्होंने मिसाइल मारे हैं, लेकिन इससे बात आगे जाएगी। पहले भी, बल्कि अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर ही पुतिन साहब ने कह दिया था कि दे आर प्लानिंग टू इन्वेड मोर यूक्रेन। वो सैकड़ों मीलों का बफर जोन बनाना चाहते हैं टू सेव द रशियन मेन लैंड, जिस पे अटैक कर रहे हैं इस वक्त। असला सारा इस्तेमाल हो रहा है। और चीमा साहब, इतनी आसान बात नहीं। दूसरी आज मैं ये बात बताना चाहूंगा। आज इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे आज मिल रहे हैं ऑस्टिन लॉयड से, जो कि खुद रेथियान के अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। उनको उन्होंने लिस्ट दी है, उन्होंने कहा ये ले लें लिस्ट, ये चीजें जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट तरीके से हमें इजराइल में भेज दें। और दुख वाली बात यह है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त अमेरिका जोर लगा चुकी है कि राफा के अंदर इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन ना करता।
they said we don't care, we don't give a damn, in other words. जिस तरह मैं बर्नी सैंडर की बात करता हूं कि इतने इतने कमजोर और लाचार हो चुके हैं अमेरिकन, असला इनका जा रहा है, पैसा इनका जा रहा है और इजराइल इनकी बात ही नहीं सुन रहा। बर्नी सैंडर ने हाउस में कहा था और ये हालात है इस वक्त। तो चीमा साहब, आज मैं बल्कि मैं नहीं सारी बातें ये डिप्रेसिव करना चाहता था, बिलखसूस होली के हवाले से, इस सेलिब्रेशन है स्प्रिंग की और उस पर सारी बातें करना, लेकिन इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि ये बातें की जाती मेरा ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अभी हमारी नई कैबिनेट कुछ दिन की कैबिनेट है और शॉकिंग आहत चीमा साहब आपने शर्मिंदा किया है मुझे। मैं CSS अफसर तो नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तालीमी याफ्ता जाट पढ़ा आदम, मैं समझदा सा कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज सीरियसली रॉन्ग। मैं आपका आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ कि आहत चीमा जो था वो मेरी नजर में ही वाज अ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा उनका एक रिकॉर्ड था, लेकिन उनकी बीवी ने, उन्होंने वही जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट करते हैं, ऊंची छतों वाले कमरों में बैठ के वो समझते हैं वो यार ब्रिटिश, हालांकि लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। चले उस हद तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान अपनी मादरे मिलत के मुंह पे थप्पड़ मारना मुनासिब नहीं है। क्लैरिफिकेशन चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे तार साहब, क्लैरिफिकेशन चाहिए, लेकिन किसने देनी है क्लैरिफिकेशन? उल्टा आपको पता है गवर्नर पंजाब जो हैं वो उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ आहत चीमा स्टेटमेंट जारी की। आप देखिए कि कितने ताकतवर है आहत चीमा कि उन्होंने खुद कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो जारी बात है उनको प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरा एक सपोर्ट हासिल है, इसी वजह से शायद उन्होंने ये सारा कुछ हुआ है और वो खुद जवाब नहीं दे रहे। खैर नहीं हो तार साहब, मैं चाहता था कि ये ज़रा डार साहब वाली स्टोरी पे थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करते, क्योंकि आज सारा पाकिस्तान का मीडिया इसको दिखा रहा है, आज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं। और मैं देख रहा था कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है जी कि सारा कराची का बिजनेसमैन चाहता है। तार साहब, कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो बड़ा पैम्पर्ड है, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया की मार्केट्स के साथ काम कर सके। इंडियन बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया से काम कर रहा है वो कैसे काम करेगा? और दूसरा तार साहब, इंडियंस कहते हैं हमने इंडियन रुपए में कारोबार करना है खित्ते के ममालिक के साथ, और वो बहुत सारे, तो हम रेडी हो जाएंगे इंडियन रुपया पाकिस्तान में आए ये, या वो कम अज कम वो करेंसी जो है वो उसमें ट्रेड हो। तो ये जरा इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ये करने की, उस पर जरा बताइएगा कि, और हमारे बिजनेसमैन जो है वो कहते हैं जब तक लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस के वीजे ना हो तो हमसे तो कारोबार ही सही नहीं होता। हम हमारे बिजनेसमैन, मैं सच्ची मसाले दे रहा हूँ, हमारे डिप्लोमेट पेट मार गए ने वो चाइना टूर जो कहते नहीं असा नहीं जाना, सानू लॉस एंजलिस का वीजा चाहिए, हमें अमेरिका का वीजा दिया, हमने वहां जाना है। तो हम तो इस माइंडसेट में है। तो तार साहब, ये हम रेडी है इंडियन करेंसी में कारोबार करने के लिए? इंडिया ने तो शिक्की बड़ी रख देनी है, मैंने लगता नॉन जी ने बजा देना। नहीं चीमा साहब, दर हकीकत बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर एपेटाइट मौजूद है भारत की तरफ से भी, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी जो आपकी जो मुश्किल आएगी कि वो जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, दहशतगर्दी के हवाले से वो बात नहीं करेंगे। ये मैं उनसे मैंने बड़ी दफा पूछा है, बल्कि मैं फिर जा रहा हूँ वापस इलेक्शन के बाद, ओनली फॉर दिस रीजन। लेकिन जब, और दूसरा सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। और करेंसी उनके, देखें वो करेंसी अपने में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है, आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह ये है चीमा साहब, इस वक्त यूएई और दूसरे ममालिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा, ये करेंसी वाला काम जो है ना वो चीमा साहब, दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट, और अब यूज्ड टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह ये है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं जो मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा, और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज। लेकिन देखें कि ये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा
पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैन, यही गिला आता है हमेशा। और अब उसके लिए आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चीमा साहब, आप उनको छोड़ दें, आपके साल साल डेढ़ डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ को। मेरे देखें ना, आप खुद देखें, अपनी स्टेबिलिटी के हालात देख लें। आप एक हफ्ते के अंदर 3-3 दहशतगर्द सुइसाइड अटैक हो रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? यू आर इन सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन अ ट्रेड मोड। आप ट्रेड मोड में आएंगे, लेकिन आपकी विल होनी चाहिए, सख्त फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए। वो अब पता नहीं किस तरह आएगी, क्या नहीं आएगी। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हालात अभी तक तो जिस तरह है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चीमा साहब, आप अभी तक तो लोग यही डर रहे हैं कि अमेरिकन जो है एम्बेसडर जाके अडियाला जेल में मुलाकात करेगा तो क्या होगा। उसके बाद ये कि अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर चीमा साहब, मैंने तो आपको बताया नहीं, जो एक हवा चल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, एक फेक वीडियो बना के बड़े बड़े लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं, बड़े बड़े लॉ मेकर इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ पे इस वक्त पीटीआई अमेरिका ने इतना डॉलर पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, जो इन्होंने कांग्रेसमैनों पे फेंका है। वो तोते की तरह बोलते जा रहे हैं कांग्रेसमैन और सेनेटर। मैं हैरान हूं इस बात पे। कल किसी ने कह दिया, मैं खैर चीमा साहब, मैंने उसको लर्न करने की कोशिश की है। जिस कमरे के अंदर वो हियरिंग हो रही थी, वहां पे 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं जो डीप पॉकेट्स लेकर इन सेनेटर्स के पीछे। मैं पहचान गया था कि कौन कौन से कांग्रेसमैन है और इनको कौन कौन लेकर आया है। लेकिन दुख वाली बात है, जो मैंने इसमें से, मेरा सबसे बड़ा दुख था वो ये था, काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी कोई ऐसा ही लड़ता। काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी आईएमएफ के सामने कोई इस तरह ही लड़ता। काश करप्शन और दहशतगर्दी के लिए भी ये खड़े होते। लेकिन बड़े बड़े, खैर मैं उनको पढ़ा लिखा तो नहीं कहता, जिस तरह एमबीबीएस डॉक्टर, उसको तो सिर्फ यही पता होता है ना कि मेडिसिन किस तरह देनी, उसको क्या पता सोसाइटी में क्या पक रहा है। ज्यादातर बच्चे वही हैं जो डॉक्टर, जिन्होंने वही लोअर मिडिल क्लास से मुख्तलिफ बहावलपुर और डाओ तो इधर उधर के एमबीबीएस करके या यूएसएमएलई करके वो समझते हैं वी हैव बिकम गॉड, और वही इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है। उनसे मैं जब बात करता हूं, भाई तुम्हारे मुर्शिद ने उस्मान कौन था, हमारा जो बुजदार कौन था, पीरनी कौन थी, गोगी कौन थी, फौरन भाग जाते। मैं कहता हूँ यार, मुझे ये बताओ कि कभी एटॉमिक पावर भी काले जादू से, बकरों से चली है? फिर भाग जाते हैं वहां से। लेकिन I'm shocked कि तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तार साहब, एक कमेंट आपकी तरफ मैं अभी देख रहा था, द हिंदू ने रिपोर्ट छापी थी, और एक मैं पीआईए पे वाले से भी बात करना चाह रहा हूँ। द हिंदू ने ये रिपोर्ट छापी है कि जो अमृतसर के ट्रेडर हैं, दे आर हैप्पी अबाउट, दे हैव कम एंड दे हैव वेलकम दिस कॉल, जो कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने वेलकम किया है इस हवाले से। जारी बात है, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं तो एक होता तो है। दूसरा, तार साहब, वो हमारे सागदार साहब लंदन गए, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर उनको मिले ही नहीं वहाँ पे। और मजे की बात सुने, मैं वैसे ही जिसे कहते हैं ना, स्पेकुलेट करने लगा हूँ। ये वहाँ गए हैं, जाते बेल्जियम गए हुए थे, जाते हुए भी लंदन रुके हैं, वापसी भी आते हुए रुके हैं। हालांकि बेल्जियम पिछा में, लंदन आगे जाना पड़ता था। पता नहीं क्या इनका मजाज है। लेकिन तार साहब, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनको शायद वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी साहब मिले नहीं है, या उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। अब उनकी कॉल आई है पीछे से, तो उन्होंने कहा है जी, और आज वो सागदार साहब कह रहे हैं कॉल हमें आई है फॉरेन सेक्रेटरी की, और वो कह रहे हैं जी पीआईए की फ्लाइट चलाएंगे। तार साहब, ये पीआईए की फ्लाइट चल जाएगी। एक तरफ हम बंद करने लगी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं $500 मिलियन का ये सफ़ेद हाथी है, इसको ख़त्म करें। दूसरी तरफ हम बड़े खुश हो रहे हैं कि इंग्लैंड तक जो है वो पीआईए जाएगी। तो इस पर थोड़ा कमेंट कर दें कि ये पीआईए वर्केबल है, या कि इसको बंद कर देना चाहिए। जब वो सारे तो टोरंटो वाली तो फ्लाइट कामयाब चल रही है। चीमा साहब, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस वक्त इसाक डार साहब बजाय फॉरेन मिनिस्ट्री के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ज्यादा क्रिटिसाइज आजकल कर रहे हैं। लोग बेजार हैं इस चीज से कि वो ही इज ट्राइंग टू पोक। वो उन्होंने शायद, बल्कि खुश भी नहीं सुना, वो उन्होंने अपनी ये बेइज्जती समझी है कि मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है, मुझे ट्रेड मिनिस्टर। मेरी तो उन्होंने कहा जी, मेरे तो तजर्बा सी आईएमएफ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ फाइनेंस ਦਾ तजर्बा ਸੀ सारा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੜਿਆ ਨੇ। मेरे हिसाब से वो खुश भी नहीं है और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं बड़े मुसलसल औरंगजेब साहब को। एक तो ये है।
दूसरा ये है कि अगर सरकारी खर्चे पे बच्चों से मुलाकात हो जाए, प्रॉपर्टी के किराए शराए कलेक्ट कर लिए जाए, तो क्या आ रहा है चीमा साहब? बेल्जियम क्या है, ये पहले उमरा भी जाते हैं तो लंदन से होके जाते हैं उमरा करने के लिए, वो क्या फर्क पड़ता है? सरकारी खर्चा तो कोई। हाँ, पीआईए की फ्लाइट इसलिए है कि उसमें फैमिली जरा चली जाया करेगी, सारी सामान उधर से आ जाए, सोफे आ जाया करेंगे, उधर से मशीनें आ जाया करेंगी घरेलू इस्तेमाल की, तो इस तरह हमारी तो पीआईए इस तरह इस्तेमाल होती। चीमा साहब, मैं आपको खासकर ये कहना चाहूंगा, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगले 2-3 हफ्तों के अंदर इन्होंने पीआई के 2 टुकड़े करके इसको फाइनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आईएमएफ बड़ा बेजार है। आईएमएफ बड़ा बेजार है। कोई फ्रंटमैन ढूंढे जा रहे हैं कि जिनके नाम पे ट्रांसफर करके ये चीजें जल्दी से जल्दी आईएमएफ को दिखा दिया जाए कि ए फाइल भाई, ए फाइल, ये बंद हो गया। तो चीमा साहब, ये एक मजाक ही है। अगले दिन बल्कि 150 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रूव कर दिया है। मुझे किसी रियल एस्टेट एजेंट ने दुबई से बताया है कि कई लोग कॉलें कर रहे हैं कि अच्छे प्रॉपर्टी दिखाएं आप, किधर किधर है दुबई के अंदर और अबू धाबी के अंदर। लेकिन चीमा साहब, जब तक मैं एक ये भी कहना चाहूंगा, चीमा बताना चाहूंगा, बड़ा इतराज है, कहते हैं जी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री, आपके पास कोर्ट्स और कौन सी चल सकती हैं? किसी और कोर्ट की आप बात होने देते हैं यहाँ पे? आजकल ये भी एक केस चल रहा है ना, मिलिट्री कोर्ट्स भी अपने फैसले देने वाली, ये सारी चीजें सुना है, वो भी मैच्योर हो चुका है। मेरे ख्याल में तो कोर्ट्स होनी मिलिट्री चाहिए पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये, दूसरी कोर्ट्स तो काम ही नहीं करती। पहले वो पट्टी कोर्ट सी लाहौर वाली, अजकल उथे वो नसवार कोर्ट है पिशौर वाली। मेरा मतलब कुछ तुसी को खुदा दा खौफ करो यार, ये कोर्ट्स हैं ये। चीमा साहब, पिछले 4 साल से अदालतों ने मजाक बना दिया है जुडिशल सिस्टम को। 4 साल से कोई सिस्टम नहीं काम। आज और जिस तरह के फैसले वो कर रही पिशावर कोर्ट, और फिर उन जजों की रिश्तेदारियां देखें, पीटीआई के सारे जो टिकट होल्डर हैं उनके कजन सारे, या भाई उनके जो है वो हाई कोर्ट के जज। पता नहीं फिर ये किस तरह पाकिस्तान चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, पता नहीं। उमर अयूब साहब तो कहते हैं कि फरिश्ते डाल गए वोट। मेरे ख्याल में तो फरिश्ते पाकिस्तान को चला रहे हैं, वरना को नजर तो नहीं आ रहा कि गवर्नर से इसको कहा जाए। मुझे समझ, आज का जो एचिसन की जो चीजें आई हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब को इस पे बयान देना चाहिए था, उनकी कैबिनेट का बंदा है वो। गवर्नर साहब को होल्ड पे डाल देना चाहिए था जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन ना होती। आज चीमा साहब क्या ही अच्छा होता, खुद रिजाइन कर देते, कहते जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होता मैं कैबिनेट से रिजाइन करता हूं। लेकिन अगर वो करेंगे तो फिर लोग मुतासर हो जाएंगे, कहेंगे यार ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर लोग शायद मेरे जैसे ये कहना शुरू कर दें कि पाकिस्तान बच गया है या पाकिस्तान बच जाएगा। क्यों करेंगे ऐसे, क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हीं तरह के लोगों ने बिल्कुल 76 साल पाकिस्तान के साथ ये जुल्म किया है। मेरा ख्याल है ये जुल्म रुकेगा नहीं अभी तक। चीमा साहब, अब पंजाबी च कहते ने इंतहा नहीं देखनी चाहिए, कहते ने एंड ना देखो, अखीर नहीं देखनी चाहिए। ये मेरा ख्याल, ये अखीर देखना चाहते हैं पाकिस्तान की। चले, फिर आज याद आ रहा है मुझे तीसरा बंदा और कह देता हूँ, फैज अहमद फैज की बात है। किसी ने कहा था पाकिस्तान तबाह होने, खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा था खत्म नहीं हो रहा, ये ऐसे ही चलेगा, सजा है। वो कहते सजा है, मारना नहीं है ना, पानी पिया पिया के मारना है, पैंडा करा करा के मारन लगे ना। ये पाकिस्तान जो है 250 मिलियन लोगों को सजा दे रहे हैं। सजा है ये, बददुआएं भी हैं, सजा भी है ये 250 मिलियन लोगों की। चलें चीमा साहब, अल्लाह ताला बेहतरियां फरमाए। लेकिन और आज मैं इख्तिताम इस चीज पे करूंगा, बल्कि चीमा साहब होली है, मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को आजमा के देखा है। ये मेरी होली की सारी चीजें देखकर कई लौंडे लपाड़े औकात से बाहर हो जाएंगे, होनी भी चाहिए उनको। मेरा आखिरी मैसेज ये देना चाहूंगा, किसी दानिश्वर से उसने किसी ने पूछा था कि हाउ टू अचीव हैप्पीनेस। उसने कहा था कि ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। दूसरों की खुशियों में शरीक होना शुरू कर दो, खुश हो जाओगे। मैं गारंटी कर देता हूं, मैंने आजमा के देखा है। लेकिन करना आपकी मर्जी है। आप 250 मिलियन लोग ऐसे हो कि हर वक्त गुस्से में रहते हो, हर वक्त गुस्से में, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। और गुस्सा किस चीज के खिलाफ है चीमा साहब? तालीम के खिलाफ गुस्सा है, इंग्लिश के खिलाफ। इंग्लिश कहते खुलफाए राशिदीन दा दौर चाहिए 6वीं सदी दा, 7वीं सदी दा। हालांकि मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर है इज्तिमा और इत्तेहाद। मैं इनसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि तुम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इस्लाम को किस तरह कंपैटिबल करोगे जो तुम्हारी जिंदगी? इस्लाम तो खुद कहता है कि इनोवेशन की, तरक्की की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, इन चीजों पे जाएं। चीमा साहब देखें, तरक्की हो रही है। मुझे ये बताएं, जहाजों में एयर कंडीशनों में बैठते हैं, रोजे को उस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए ना। ये कौन सा रोजा है कि सारा दिन रोजा रख के
तो इंडियन फिल्में देखे, दुकान बंद के सारी रात दुकान खोल के बैठे, ये रमजान है। फिर उसके बाद चीमा साहब, मैं तो बल्कि वेस्ट में यहां तक देखता हूं ईद वाले दिन सारे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं टू सेलिब्रेट रमजान। ये रमजान। चले चीमा साहब, फिर इनकी मर्जी है, फिर क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। हमारे देखने वालों को, दोस्तों को, पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, बरतानिया में, जहाँ जहाँ भी कोई देख रहा है, सबको होली मुबारक वंस अगेन। और बड़ा ज़बरदस्त सीज़न है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कलर्स। थैंक यू वेरी मच तार साहब, आपके वक्त का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और जाते हुए कमेंट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं तार साहब आप, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच चीमा साहब, खुश बस दे रहा हूँ। थैंक यू।